हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम वॉइस की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले या समझने से पहले आपसे आग्रह है कि इससे पहले आप टेंस क्लियर कर लें, क्योंकि ये वॉइस टेंस के बेस पे ही है। मतलब हम इस वॉइस का एक पर्टिकुलर पार्ट हमेशा टेंस से रेफरेंस देते रहेंगे या टेंस को रिफर करते रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि इस पार्ट तक आने से पहले आप टेंस को पहले क्लियर कर लें। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉइस क्या है, वॉइस को वॉइस का और वर्ब से क्या लेना देना, हम आखिर इसका प्रैक्टिकल वे में क्यों यूज करते हैं, और उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो उसको हम कैसे वॉइस में बदलते हैं। ओके, तो शुरुआत करते। ये वॉइस सीखना ट्रांसलेशन की पर्पज से ही है। मतलब आप किसी शब्द को या किसी वाक्य को, यहाँ पर वाक्य प्रेफरेंस में है, आप किसी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, उसी का ये सीरीज चल रहा है। इसलिए कहा कि करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश सीरीज का ये वीडियो है। तो चलिए समझते हैं वॉइस क्या है। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस वास्तव में वर्ब का ही फॉर्म है। टेंस भी वर्ब का फॉर्म था, लेकिन टेंस में वर्ब का वो फॉर्म जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इस बारे में हमने पढ़ा। बट यहां पर वॉइस में जब हम वॉइस पढ़ते हैं तो हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। सेंटेंस में कई बार हम सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। मतलब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस बारे में एक्सप्रेशन होता है। मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। मतलब सेंटेंस इस तरह से यूज किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है या सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। मतलब जो एक्शन है, एक्शन को कर कौन रहा है, मतलब जो एक्शन का, जो वर्ब का सब्जेक्ट है, उसकी प्रधानता है। मतलब उस पर जोर दिया जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है वर्ब मतलब सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। ये अगर बताना हो तो हम वॉइस यूज करते हैं। मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता है या ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है। अगर ये सेंस अगर हमें देना है तो हमको वॉइस समझना पड़ेगा। तो उस आधार पे कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है, इस आधार पे भेद करते हुए वॉइस के दो फॉर्म होते हैं। मतलब दो तरह के वॉइस होते हैं, टू काइंड्स। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब हुआ जब वाक्य में या सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। मतलब जो सेंटेंस यूज कर रहा है उसमें वो सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा। इसका मतलब अब तक जितने भी हमने टेंस में सेंटेंसेस पढ़े, उन सारे सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट को प्रधानता दिया। इसीलिए जितने भी टेंसेस के सेंटेंस के एग्जांपल्स थे वो सारे एक्टिव वॉइस थे। बोले ये कैसे पता चला कि आपने सब्जेक्ट की प्रधानता दी? वेरी सिंपल, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले किसको रखा था? सब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आया था। तो मेन वर्ब से पहले जो आएगा ना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो मेन वर्ब से पहले आएगा उसी का इंपॉर्टेंस होगा। तो अब तक के सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स पहले आए थे, मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था सेंटेंस को, तो इसका मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता थी। आप ऐसा ना समझें कि हर समय सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। नियम से सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन स्टाइल, डिपेंडिंग अपॉन फॉर्मेलिटी, डिपेंडिंग अपॉन सेंस, सेंटेंस में कई बार कुछ दूसरे शब्द या फ्रेजेस भी आते हैं, क्लॉजेस भी आते हैं। हम उस सब बारे को एडवांस लेवल की बातें अभी आपको ये बताना है कि सेंटेंस जब मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ तो कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने इस बात को कहा। आपको ये समझना है कि सेंटेंस में अगर मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ जाए इसका मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता है। मेन वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ जाए इसका मतलब ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। ये समझना है।
तो वॉइस में जब मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ जाता है तो उस वॉइस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन मेन वर्ब से पहले अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, मेन वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट आ जाए सेंटेंस में, इसका मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता है और उस तरह के सेंटेंस को वॉइस के आधार पे उसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर मेन वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ जाए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की प्रधानता है और वॉइस के आधार पे उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। अब क्वेश्चन आता है जरूरत ही क्या है। तो कई बार क्या होता है ना, सेंटेंस में हमको इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, मतलब हमको इंटेंशनली ऑब्जेक्ट की प्रधानता को सिद्ध करना पड़ता है या ऑब्जेक्ट की प्रधानता को दिखाते हुए सेंटेंस यूज करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। जब हमें सब्जेक्ट की प्रधानता दिखाना होता है तो हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं और इसका खूब यूज होता है, राइट। सिर्फ आप सेंटेंस को एक्टिव में लिखते हैं या पैसिव में लिखते हैं, सिर्फ इसी बात को, मतलब ये स्टाइल बता देता है कि आपने किसको इंपॉर्टेंस दिया, सब्जेक्ट को दिया या इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को दिया। कई बार ऐसा भी होता है सब्जेक्ट का बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं है तो सब्जेक्ट को लिखने की जरूरत ही नहीं। कई बार सब्जेक्ट का भले इंपॉर्टेंस नहीं होता बट सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है, उसका जो भी अपना पोजीशन होता है वहां लिखना पड़ता है। बट कई बार सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं लिखते हैं क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वहां पर पूरा का पूरा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो उस ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए कई बार स्ट्रिक्ट वे में हम सब्जेक्ट नहीं भी लिखते। हम आगे देखेंगे ऐसे सेंटेंस अनजाने में या जाने में हम यूज करते आ रहे हैं और करते रहे हैं, पर आज हम ट्रांसलेशन की दृष्टि से वॉइस को पढ़ रहे हैं। ओके, क्लियर हो गई। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दो तरह के होते हैं। जब हम सेंटेंस का इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब सेंटेंस को मेन वर्ब से पहले लिखते हैं, तो वो एक्टिव वॉइस का फॉर्म होता है। और अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी और उसको पैसिव वॉइस कहेंगे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज को समझें। जैसे कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, वो तो ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट की प्रधानता को दिखाना है तो मेन वर्ब से पहले लिखना पड़ेगा, तो वो अपना फॉर्म भी बदलेगा। क्या कह रहा हूं मैं? एक सेंटेंस में एक वर्ड ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को पैसिव में, मतलब उसको इंपॉर्टेंस दे दे, मतलब आप पूरे सेंटेंस को पैसिव के फॉर्म में लिखें, तब वो भले ऑब्जेक्ट है लेकिन वो अपना फॉर्म बदलेगा। ऑब्जेक्ट है इसीलिए उसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंस दिया जाने का मतलब उसको मेन वर्ब से पहले लिखेंगे, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब से पहले आएगा तो वो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ध्यान देने की बात है, ऑब्जेक्ट है, जहां भी वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को आप इंपॉर्टेंट बना देते हैं, मतलब पैसिव वॉइस में लिखते हैं, तो वो मेन वर्ब से पहले आता है, तो उस वक्त ऑब्जेक्टिव फॉर्म से वो सब्जेक्टिव फॉर्म में बदल जा रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई पार्ट अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, कोई पार्ट अगर सब्जेक्ट के तौर में है तो वो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब आप अलग ढंग से ना समझे, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है उसी को आप इंपॉर्टेंस देंगे तो मेन वर्ब से पहले लिखना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट का मेन इंपॉर्टेंस साबित हो गया कि वो मेन वर्ब से पहले है तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है तब तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को अगर आप इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए मेन वर्ब से पहले लिखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म से सब्जेक्टिव फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसको सब्जेक्ट के जगह पे दिया जा रहा है। मतलब उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के जगह पे लिख रहे हैं, तो इसीलिए उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं, जैसे देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक प्रोनाउंस है और यहाँ पर कुछ नाउन्स भी दे दिए हैं। जब ये सब्जेक्ट होता है, मतलब जो हमने पर्सन पढ़ा, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, या कोई नाम ले लीजिए, मोहन, सोहन, राम, सीता, ये सारे नाम है, या कोई आप नाउन ले सकते हैं जैसे आम, व्यक्ति, हिमालय, फर्स, कुछ भी, तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट की जगह पे हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अगर आप उसको ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे तो उसका फॉर्म बदलना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे है तो वो अपना सब्जेक्टिव फॉर्म
में आएगा। सब्जेक्ट की जगह का मतलब हुआ मेन वर्ब से पहले, क्योंकि सब्जेक्ट कहाँ होता है, मेन वर्ब से पहले होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर आप सब्जेक्ट का जगह दे रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आई सब्जेक्ट है, मतलब आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है मी। लेकिन आपने मी को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो मी को फिर वापस उसके सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मी की जगह पे आपको आई लिखना पड़ेगा। जैसे वी है, वी सब्जेक्टिव फॉर्म में, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, यूएस, अस। अगर आप अस को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो अस को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा वी के फॉर्म में। या वी को अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस लिखना पड़ेगा। उसी तरह यू, अच्छा यू का सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, तो यू को अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो भी यू, अगर उसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो भी यू। अब फिर नेक्स्ट आता है ही का सब्जेक्टिव फॉर्म तो ही होता है बट ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। तो जहां पर ही को अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा हिम। उसी तरह शी सब्जेक्टिव फॉर्म में तो शी होता है, लेकिन उसको अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा हर। उसी तरह ईट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है। लेकिन दे है, दे को अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा देम, THEM, देम। फिर अगर नाम है कोई तो नाम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है। जैसे मोहन है तो मोहन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मोहन ही रहेगा, राधा है तो राधा का ऑब्जेक्टिव फॉर्म राधा ही रहेगा। या कोई दूसरे नाउन है, मतलब प्रोनाउन के अलावा कोई दूसरे नाउन है तो उसका भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही रहेगा, मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहेगा। अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई, जैसे मैं आम खाता हूं, यहां पर खाने से पहले मैं आया नहीं, यहां पे देखेंगे। अच्छा एक और बात, हम जो भी बात कर रहे हैं ना इंग्लिश के रेफरेंस में कर रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी के प्लेसमेंट में फर्क है। जो प्लेसमेंट मतलब वर्ड्स का प्लेसमेंट हिंदी में होता है उस वर्ड का प्लेसमेंट इंग्लिश में उसी हिसाब से नहीं होता, अलग से होता है। तो अभी जो हमने कहा कि मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, ये हमने इंग्लिश के प्रोटेक्स्ट में कहा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, हम जो भी ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ बात करेंगे वो हमेशा इंग्लिश के रेफरेंस में ही होगा, इंग्लिश के प्रोटेक्स्ट में ही सोचना है। हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखिए उसको पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इंग्लिश के रूल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसमें जब कभी व्याकरण की सीरीज बनेगी तब उस वक्त हम हिंदी के हिसाब से सोचेंगे, वो अलग बात रहेगी। लेकिन अभी जो भी रूल्स है वो इंग्लिश के प्रोटेक्स्ट में ही है, इस बात को आप क्लियर कर लेंगे। जब भी मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट की प्रधानता है तो मैं कहना चाह रहा हूँ मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट को रखना है। मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट की प्रधानता है तो मैं कहना चाह रहा हूँ मेन वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट को रखना है, मतलब इंग्लिश के हिसाब से ही है मैं कहना चाहता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पे ईट से पहले आई आया, नहीं ईट से पहले आया मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता है, आई सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ईटन है, अब ईट ईटन क्यों हो गया आरो में, अब ईटन से पहले आ गया मैंगो, इसी सेंटेंस में आई ईट अ मैंगो। अब ये आ मैंगो यहाँ पे आ गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट था बट यहाँ पे आकर सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो देखेंगे मेन वर्ब से पहले आ गया ना, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। ऐसा क्यों किया जाता है, आप हिंदी में इसका यूज कीजिए। जैसे हम कहते हैं मैं आम खाता हूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है, मैं। खाने का काम कौन कर रहा है, मैं आम खाता हूं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिखते कि आम खाया जाता है या आम मेरे द्वारा खाया जाता है, दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है। जब मैं कहता हूं आम खाया जाता है तो इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है, आम को। आम खाया जाता है, राइट। अब मैं वहां पर मेरे द्वारा ना भी लिखूं तो भी चलेगा, लेकिन लिख दें तो भी चलेगा। बट कई बार क्या होता है कि स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ऑब्जेक्ट का ही इंपॉर्टेंस है, तब उस वक्त हम सब्जेक्ट को नहीं भी लिखते। आगे सेंटेंस में हम देखेंगे ऐसा। तो यहां पर जब कहता हूं कि मैं आम खाता हूं तो इसका मतलब मैं की प्रधानता है। जैसे आई ईट ए मैंगो, ईट से पहले कौन है, आई का इंपॉर्टेंस है। बट यहाँ पे मैंगो इज इटन बाय मी, अब देखेंगे आई जो था ना ये लास्ट में चला गया अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ना वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब मैंगो इज इटन बाय मी, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट के तौर पे आ गया और मेन वर्ब से पहले आ गया, मतलब इस सेंटेंस में मैंगो की प्रधानता है। ठीक है, अब ना अलग अलग टेंसेस का अलग अलग तरह से वर्ब का फॉर्म किया जाता है। आज पहला वर्ब का पहला सेशन है, तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हम वॉइस में बदलते हैं। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर एक्टिव फॉर्म में है तो उसको पैसिव फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले एक और बता दो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी के चार कैटेगरी मिला के टोटल 12
टेंस होते हैं, सभी के वॉइस नहीं बदलते। आप ध्यान देंगे प्रेजेंट टेंस में सिर्फ 3 कैटेगरी का बदलता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह पास्ट में सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर में 2 सेंटेंस 2 कैटेगरी का नहीं बदलता, कौन? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट और पास्ट में जो लास्ट वाला पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका वॉइस नहीं बदलता है। तो टोटल 4 का नहीं बदलता है। टेंस के हिसाब से 4 तरह के टेंस के कैटेगरी का वॉइस नहीं बदलता। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, शुरू से कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और साथ ही साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। याद रहेगा ना? क्या कहना चाह रहा हूं? 4 कैटेगरी का वॉइस नहीं बदलता है। चलिए आगे जैसे जैसे आएगी देखेंगे। तो पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेंस को याद कीजिए। सिंपल प्रेजेंट में हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर V1 रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, बरोबर। लेकिन अगर आप इसका वॉइस बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है, पैसिव फॉर्म में लिखना है तो ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आ गया, इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म से वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इज एम आर लगाना है, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से इज लगता है या एम लगता है या आर लगता है, उसको लगाना है। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब नहीं, यहाँ पे V1 है, बट पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। हर पैसिव फॉर्म में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ये बात पहले से आप जान लें। जितने भी टेंसेस के हम वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव से पैसिव में ले जाने के रूल्स पढ़ेंगे, वहां पे वर्ब का फॉर्म हमेशा तीसरे फॉर्म में होगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पे ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा आपने? ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है, तो ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, इसीलिए लिखा ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में SUB, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में। ये कहना चाह रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, बट अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके हिसाब से जो भी यहाँ पे रहेगा उसके हिसाब से इज एम आर में से कोई एक लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय, और उसके बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, क्योंकि प्लेस चेंज हुआ है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया, तो जैसे ही प्लेस चेंज होगा उसका फॉर्म भी चेंज होगा। जब वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो सब्जेक्ट फिर अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है बाय, ध्यान देंगे ये बाय। जब आप सब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, अगर सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के जगह पे है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव था और आपने यहाँ पे लेके आए पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा, तो आपको बाय वर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे हिंदी में द्वारा, नहीं द्वारा शब्द होता है बाय, तो उसके लिए आपको बाय लगाना पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बार जब हम इंपॉर्टेंस नहीं देते सब्जेक्ट को, तो बिना बाय और बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस होता है। मतलब जब सब्जेक्ट आप नहीं लिख रहे, ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं लिख रहे, तो आप बाय मत लगाइए तो भी सेंटेंस चलेगा। ऐसा कुछ सेंटेंस हम देखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था अपने सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। सब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो अपना फॉर्म बदल लिया। बार बार मैं कह रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, और अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे, मतलब लास्ट में लेके जाएंगे, वर्ब के बाद लेके जाएंगे, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, क्योंकि सब्जेक्ट की प्रधानता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में इज एम आर प्लस V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ कहता हूं आई ईट अ मैंगो, आई सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैं आम खाता हूं, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मैंगो यहाँ पे आ जाएगा, अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, अ मैंगो अपने सब्जेक्ट के जगह पे आएगा, लेकिन अ मैंगो का जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहना है, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। फिर इज एम आर में से कोई एक, तो इज लगेगा, ईच का थर्ड फॉर्म इटेन है, फिर बाय लगाएंगे, और ये जो आई है ना, जो सब्जेक्ट है, वो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, मतलब आई की जगह पे मी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, तो यहाँ पर मी आ गया। नेक्स्ट देखिए, शी लव्स मी, एक्टिव वॉइस, शी लव्स मी। ये जो मी है, मी के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया है ना यहाँ पे,
मी अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आई आ गया, उसी तरह से यहाँ पर मी सब्जेक्ट की जगह पे आई आ गया, आई के साथ इज हमारे में से एम लगेगा, फिर लव वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाय, फिर उसके बाद शी अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो हर, फिर है वी स्पीक इंग्लिश हियर। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हेयर आ गया, एक एक्स्ट्रा है, तो क्या होगा देखें, ये जो इंग्लिश है ना ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, बट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहा। उसके बाद इज हमारे से कोई तो इज, और स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, और हेयर यहाँ पे लगा। अब गौर करेंगे यहाँ पर बाय अस नहीं लिखा, यहाँ पे इंग्लिश इज स्पोकन हेयर, बाय अस नहीं लिखा, क्योंकि ये सेंटेंस यूज इसलिए हुआ है कि बताया जाता है कि यहाँ पर इंग्लिश बोली जा रही है, इंपॉर्टेंस इंग्लिश को दिया जा रहा है, कौन बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे सिचुएशन में बिना सब्जेक्ट को लिखे भी सेंटेंस बनाया जाता है, ये मैं कह रहा था, तो यहाँ पर इसीलिए बाय अस नहीं हुआ। या कई बार ऐसा होता है ना, पीपल स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश इज स्पोकन, या पीपल स्पीक इंग्लिश हेयर, यहाँ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, उसको वॉइस बनाएंगे तो इंग्लिश इज स्पोकन हेयर, बाय पीपल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। ओके, अब देखेंगे, अब यहीं पर अगर नेगेटिव लिखना हो तो जैसे इंग्लिश इज, अब यहाँ पे इंग्लिश इज स्पोकन हेयर, लेकिन अगर पैसिव वॉइस में नेगेटिव लिखना हो, नॉट लगाना हो, तो आपको इज है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद ही नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देना है, बाकी जो जैसा रूल है वैसे रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट की जगह पे लगा दिया तो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब उससे भी पहले चला जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव। अब ये तो समझ में आ गया। तो ट्रांसलेशन की दृष्टि से देखें क्या है, जब आप कहते हो आई ईट अ मैंगो, तो हिंदी में क्या हुआ, मैं आम खाता हूं, लेकिन जब कहते हैं मैंगो इज ईटन बाय मी, तो आप लिखेंगे आम खाया जाता है। गौर करेंगे कौन खा रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस किस बात की है कि ऑब्जेक्ट है। तो मैं आम खाता हूं, लेकिन मैं अगर उसको पैसिव वॉइस से बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, आम खाया जाता है। मैं खाता हूं तो वहां पे आई को लिखना है पैसिव वॉइस में, तो बाय मी, आई को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बाय मी है ना यहाँ पे। मैंगो इज ईटन बाय मी, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। वह मुझसे प्रेम करती है, कौन प्रेम करती है, वह का इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब ये आएगा पैसिव वॉइस में, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो मैं उस द्वारा प्रेम किया जाता हूं, मतलब मैं प्रेम किया जाता हूं, तो आई एम लव्ड बाय हर, इसलिए यहाँ पे आई एम लव्ड बाय हर, तो क्या हो जाएगा, मैं उस द्वारा प्रेम किया जाता हूं। वी स्पीक इंग्लिश हियर, क्या होगा इसका, यहाँ पे हम लोग यहाँ इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब पैसिव फॉर्म में आएगा इंग्लिश इज स्पोकन हियर, मतलब यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। कौन बोल रहा है, इसका बोलता है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। फिर है इंग्लिश यहाँ बोली नहीं जाती, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन हियर, या क्या यहाँ इंग्लिश बोली जाती है, इज इंग्लिश स्पोकन हियर, है ना। तो इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव में बदलने का रूल पढ़ते, जैसे एक्टिव से पैसिव में बदलता है तो अब इंपॉर्टेंस बदल गया सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, तो उस हिसाब से उसका ट्रांसलेशन भी बदलता है। बस आपको ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब क्रिया के अंत में ताहे लगा रहता है, तो यहाँ भी ताहे लगा रहेगा, बस सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट की प्रधानता आ गई, तो इसीलिए आपको उस तरह से थोड़ा सा वर्ब को चेंज करना है। 2-4 सेंटेंस देखेंगे, 2-4 प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहें तो इन जैसे लिखा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इनका पैसिव वॉइस से बदले और अनुवाद भी करें। पैसिव वॉइस भी जब बदल जाएगा तो उसका हिंदी कैसे होगा, उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। या यहाँ जो सेंटेंसेस है ये ऑलरेडी पैसिव में लिखा हुआ है, आप इसको एक्टिव में बदलिए, और उसका एक्टिव में बदलेगा तो उसका क्या ट्रांसलेशन होगा, आप उसको लिखना है। प्रैक्टिस चाहें तो आप ऐसा इसके साथ कर सकते हैं।